इस वीडियो में हम समझेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पास्कल्स लॉ और उसके यूजेस। पास्कल्स लॉ को हम पास्कल प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ब्लेस पास्कल ने फॉर्म्युलेट किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कंटेनर में बंद फ्लूइड पर किसी भी पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब वह प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। इस लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। When pressure is applied to a confined fluid at any point, that pressure is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the fluid. आइए इस लॉ को हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक हाइड्रोलिक का जैक है, इसमें दो ऑयल से भरे सिलेंडर्स कनेक्टेड हैं। हर एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। पहले सिलेंडर में एक छोटा पिस्टन है और दूसरे सिलेंडर में एक बड़ा पिस्टन है। इन दोनों को हम P1 और P2 नाम देंगे। दोनों सिलेंडर्स आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड हैं जिससे उनके बीच ऑयल मूव कर सकता है। जब हम छोटे सिलेंडर के पिस्टन को किसी फोर्स के साथ पुश करते हैं तब यह फोर्स ऑयल पर प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को हम P और फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मैथमेटिकली इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ A1 स्मॉल पिस्टन का एरिया है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यह प्रेशर ऑयल के थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम में इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब सेम प्रेशर P दूसरे सिलेंडर के बड़े पिस्टन पर भी लगेगा। अब क्योंकि बड़े पिस्टन का एरिया बड़ा है इसलिए उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। इस फोर्स को हम F2 कहेंगे। इसे हम मैथमेटिकली इस तरह समझ सकते हैं। F2 इक्वल टू प्रेशर इंटू A2। अगर हम इसमें प्रेशर की वैल्यू पुट करें तो हमें यह मिलेगा। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि फोर्स F2 दूसरे पिस्टन के एरिया पर डिपेंड करता है। इसका इस वीडियो मतलब में हम अगर समझे एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। बॉयंसी। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक ग्लास कंटेनर को पानी से पार्शली फिल किया गया है। इस ग्लास टैंक में एक प्लास्टिक बॉल को इमर्स करेंगे यानी डुबोएंगे। जब हम इस प्लास्टिक बॉल को पानी में रिलीज करते हैं तब प्लास्टिक बॉल पानी की सरफेस पर वापस आ जाती है। अगर हम दोबारा प्लास्टिक बॉल को इमर्स करें तो बॉल फिर से सरफेस पर वापस आ जाती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तब प्लास्टिक बॉल कुछ पानी को डिस्प्लेस करता है जो उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। पानी डिस्प्लेस होने के कारण पानी का लेवल इंक्रीज होता है। जैसा कि हम जानते हैं वाटर सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है जिसके कारण वाटर सरफेस पर दबाव यानी एक तरह का फोर्स लगता है। वाटर के थ्रू लगने वाली इस अपवर्ड थ्रस्ट को हम बॉयंसी कहते हैं। वाटर के अलावा किसी भी फ्लूइड में बॉयंसी फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हालांकि इस बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। साथ ही अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सरफेस पर रिटर्न नहीं आता। आइए इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इस बार हमने प्लास्टिक बॉल की जगह एक आयरन की बॉल ली है। जब हम इस आयरन बॉल को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तब ये आयरन बॉल पूरी तरह से पानी में सिंक हो जाती है यानी डूब जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन बॉल का वेट प्लास्टिक बॉल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण आयरन बॉल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट से बहुत ज्यादा होता है और आयरन बॉल पानी में डूब जाती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक आयरन बॉल को एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है। हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी का वेट एक फोर्स की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसी कारण से आयरन बॉल जो स्प्रिंग से अटैच्ड है वो डाउनवर्ड फॉल करता है। क्योंकि स्प्रिंग आयरन बॉल से अटैच्ड है तो स्प्रिंग एक सर्टेन डिस्टेंस तक स्ट्रेच्ड होती है। हम इसे एक स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। अब हम इस आयरन बॉल को पानी में डुबोएंगे। जब आयरन बॉल पानी में डूबती है तब आयरन बॉल अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पानी को डिस्प्लेस करती है। जब भी किसी बॉडी को पानी में डुबोया जाता है तब बॉडी पे एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है जिसे हम बॉयंसी कहते हैं। क्योंकि आयरन बॉल पर अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट कर रहा है जिसके कारण आयरन बॉल ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसे हम स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट उस पानी के वेट के बराबर होता है जिसे बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. सरफेस टेंशन। ऐसा पाया गया है कि अगर किसी लिक्विड की बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो रेस्ट पे हो और उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी नहीं लग रही हो तब वो हमेशा एक स्फेरिकल शेप में बदल जाती है। इससे ये पता चलता है कि हर एक लिक्विड जो रेस्ट पे है उसकी टेंडेंसी ये है कि वो कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। ऐसा करने के लिए लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और लिक्विड को घेरे रखता है। इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पर हर डायरेक्शन से टेंशन फोर्स एक्ट करता है और इसी टेंशन फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Surface tension is the property of the liquid by virtue of which the free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area and as such it behaves as if covered with a stretched membrane. आइए surface tension को हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड के अंदर हर एक मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में इक्वली पुल किया जाता है यानी खींचा जाता है और इस कारण इन मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं वहां ऊपर के साइड कोई नेबर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है नेट इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस इनवर्ट फोर्स के कारण लिक्विड नेचुरली अपना सरफेस एरिया कम करने लगता है। इसलिए लिक्विड या वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल शेप में बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो सके। एग्जाम्पल के लिए जब बारिश की बूंदें गिरती है तब वो स्फेरिकल शेप में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती है और मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ स्फेरिकल शेप में ही पॉसिबल है। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है और यह फोर्स तब बनता है जब फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है। विस्कोसिटी इन लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। विस्कोसिटी को हम सिंपल टर्म में फ्रिक्शनल फोर्स भी मान सकते हैं, लेकिन यह केवल लिक्विड फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। विस्कोसिटी को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। Viscosity is the property of the fluid by virtue of which an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अधिकतर फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होते, ये फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करते हैं। जब कोई फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है और लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है तब उनके बीच रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो लेयर्स के रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करता है। इसी इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि
दो ग्लास की पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच ऑयल की फॉर्म में फ्लूइड रखा गया है। हम बॉटम प्लेट को फिक्स रखेंगे और अपर प्लेट को मूव करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि प्लेट बहुत आसानी से मूव हो रही है। अब हम ऑयल को हनी से रिप्लेस करेंगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम देखेंगे कि अब ग्लास प्लेट को मूव करने के लिए पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हनी में ऑयल से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसलिए हनी ऑयल से ज्यादा विस्कस है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने पाया कि लिक्विड लेयर्स उसी सरफेस की वेलोसिटी के साथ ही मूव कर सकती हैं जिससे वे कांटेक्ट में होती हैं। मतलब टॉप ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में जो लिक्विड लेयर है उसकी वेलोसिटी v होती है, जबकि बॉटम प्लेट फिक्स है और उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड लेयर है उसकी वेलोसिटी स्टेशनरी यानी 0 होती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की सभी लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि हर एक फास्ट मूविंग लेयर अपनी नेक्स्ट स्लो मूविंग लेयर को पीछे की ओर खींचती है, जिससे विस्कस फोर्स क्रिएट होता है। और इसी विस्कस फोर्स को हम विस्कोसिटी कहते हैं। पॉइसवेल एंड स्टोक्स लॉ। जब कोई लिक्विड किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में एक्सटर्नल प्रेशर के साथ स्टेडी फ्लो करता है तो वह लिक्विड सिलेंड्रिकल लेयर्स के रूप में बहता है। ये लेयर्स को एक्सियल होती हैं और ट्यूब की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ट्रैवल करती हैं। इन सिलेंड्रिकल लेयर्स की वेलोसिटी एक्सिस के साथ मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे ये लेयर्स ट्यूब वॉल के करीब जाती हैं उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है। जो लेयर्स ट्यूब वॉल से टच होती हैं उनकी वेलोसिटी मिनिमम यानी लगभग 0 होती है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी को एरो लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया है। इस फेनोमेनन का स्टडी करते हुए पॉइसवेल ने यह कंक्लूजन निकाला कि किसी कैपिलरी ट्यूब के थ्रू फ्लो करने वाले लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर सेकंड कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो इस तरह से हैं। रेट ऑफ फ्लो ट्यूब के दोनों सिरों के प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फ्लो ट्यूब के रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फ्लो ट्यूब की लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फ्लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें π/8 एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। स्टोक्स लॉ। जब कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में मूव करती है जिसमें मीडियम की लेयर्स रेस्ट पोजीशन में होती हैं तो बॉडी से टच होने वाली लेयर्स को बॉडी अपने साथ ड्रैग करती है यानी अपने साथ मूव कराती है। लेकिन जो लेयर्स बॉडी से दूर होती हैं वे रेस्ट पोजीशन में ही रहती हैं। इस कारण लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है। इसके कारण बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैगिंग फोर्स क्रिएट होता है और यह फोर्स बॉडी की वेलोसिटी के साथ साथ बढ़ता जाता है। स्टोक्स ने यह पाया कि यह बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कुछ इस तरह से है। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर बॉडी का रेडियस और वी बॉडी की वेलोसिटी। इस रिलेशन को हम स्टोक्स लॉ कहते हैं और इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 6π कांस्टेंट वैल्यू है। स्ट्रीमलाइन, लैमिना और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। फर्स्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड मोशन का एक टाइप है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स एक स्मूथ और फिक्स्ड पाथ के अलोंग मूव करते हैं। इसे ही हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इस प्रकार के फ्लो में हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो करता है और साथ ही इसमें लिक्विड लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होती हैं। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्यूब AB है। इस ट्यूब AB में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस ट्यूब AB में हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, P, Q और R। इन तीनों पॉइंट्स पर पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी होगी जिन्हें हम V1, V2 और V3 मानेंगे। अगर सभी पार्टिकल्स पॉइंट P से वेलोसिटी V1 के साथ, पॉइंट Q से वेलोसिटी V2 के साथ और पॉइंट R से
वेलोसिटी v3 के साथ पास हों, तब इस फ्लो को हम स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो कर रहा है और पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point. Second, laminar flow. Laminar flow एक तरह से streamline flow ही होता है, लेकिन इसमें liquid एक horizontal surface पर flow करता है, साथ ही liquid layers के फॉर्म में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है और ये वेलोसिटीज आपस में मिक्स नहीं होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसमें लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। थर्ड, टर्ब्यूलेंट फ्लो। जब किसी लिक्विड की वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए और लिक्विड पार्टिकल्स का मोशन डिसऑर्डर और इरेगुलर हो जाए, तब उस फ्लो को हम टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। यहां क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जिस पर लिक्विड का फ्लो स्मूथ, स्टेडी और स्ट्रीमलाइन बना रहता है। आइए टर्ब्यूलेंट फ्लो को डिटेल में समझते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो में पार्टिकल्स का पाथ और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली और इरेगुलरली टाइम के साथ पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। इस तरह के फ्लो में लिक्विड की मैक्सिमम एक्सटर्नल एनर्जी जो लिक्विड फ्लो को बनाए रखने में लगती है वो एडीज यानी टॉर्नेडो बनाने में खर्च हो जाती है और बहुत कम एनर्जी लिक्विड को आगे फ्लो कराने में यूज होती है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिज के साइड पिलर्स के पास एडीज बनते हैं। जब किसी मूविंग फ्लूइड के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल रखा जाता है तब उस लिक्विड में टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसकी डेरिवेशन और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड डायनामिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो यह बताता है कि किसी फ्लोइंग फ्लूइड में प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के बीच क्या रिलेशन होता है। यह प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल यह बताता है कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए फ्लूइड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम, जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी एनर्जी का सम हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली इसे हम बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर प्लस हाफ इंटू फ्लूइड डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फ्लूइड डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इक्वल टू कांस्टेंट है, जहां P फ्लूइड का प्रेशर, रो फ्लूइड की डेंसिटी, V फ्लूइड की वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H फ्लूइड की हाइट है। यह इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से निकाला गया है। आइए अब इसकी डेरिवेशन को समझते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है। मान लीजिए एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक पाइप के अंदर बह रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग जगहों पर अलग है। इनिशियल पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि वाटर को किसी प्रेशर के साथ भेजा जा रहा है। इसके लिए हम कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि वाटर पंप। यह वाटर प्रेशर एक तरह से प्रेशर एनर्जी है जो वाटर को फ्लो करने के लिए पुश करती है। इसे हम वर्क डन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। यह वर्क डन आगे दो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। अब हम इन तीनों एनर्जी जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और इसी की मदद से डेरिवेशन को समझेंगे। वर्क डन बाय प्रेशर। मान लीजिए पाइप के दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर फ्लूइड का प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, हाइट H1 और एरिया A1 है, और पॉइंट बी पर फ्लूइड का प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, हाइट H2 और एरिया A2 है। अब फ्लूइड एलिमेंट पर प्रेशर के कारण होने वाले वर्क को कंसिडर करेंगे, जो कि कुछ ये होगा। वर्क इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस पर सेकंड वॉल्यूम होता है, इसलिए वर्क डन पर सेकंड इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम होगा। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि वाटर पाइप में पॉइंट ए पर प्रेशर P1 है और पॉइंट बी पर प्रेशर P2 है, इसलिए दोनों पॉइंट पर वर्क इस प्रकार होगा। अब क्योंकि प्रेशर P1 P2 से ज्यादा है, इसलिए फाइनल वर्क एट पॉइंट ए माइनस वर्क एट पॉइंट बी होगा। ध्यान रहे कि यहां हम वॉल्यूम को सेम कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड दोनों पॉइंट पे सेम अमाउंट में वाटर पास हो रहा है। ये एक रूल है जिसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार होगी। अब क्योंकि पॉइंट बी पर हाइट ज्यादा है, इसलिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इस प्रकार होगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार होगी। क्योंकि एरिया डिक्रीज होने पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसी कारण पॉइंट बी पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इस प्रकार होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम इस इक्वेशन में पॉइंट ए के कंपोनेंट्स को लेफ्ट साइड और पॉइंट बी के कंपोनेंट्स को राइट साइड में रिप्लेस करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम दोनों साइड m यानी मास से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन में वॉल्यूम v बाय मास m को डेंसिटी रो से रिप्लेस करेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। ये बर्नौलीज इक्वेशन है जो बताता है कि फ्लूइड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। आइए अब हम इसके प्रिंसिपल के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एयरप्लेन विंग एरोफॉयल। बर्नौली का प्रिंसिपल एयरप्लेन विंग्स के डिजाइन में यूज किया जाता है। विंग के ऊपर हवा की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है। विंग के नीचे हवा की वेलोसिटी कम होती है, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल एनर्जी का सम हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए। जब तीनों एनर्जी में से कोई एक एनर्जी इंक्रीज होती है तो दूसरी एनर्जी डिक्रीज यानी कम हो जाती है। इस प्रेशर डिफरेंस से लिफ्ट फोर्स क्रिएट होती है जो एयरप्लेन को ऊपर उठाती है।